मैं अकेला ही चला था दीवाने वो मंजिल, लोग मिलते गए और कारवां बनते गए। साथियों, आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्यन जीएस एकेडमी में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारतीय संविधान के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो भारत के सभी एग्जाम में जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, मौलिक अधिकार, उन्हीं को हम लोग चर्चा करेंगे उन्हीं पर। और मौलिक अधिकार के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। हम लोग प्रथम वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में भी अनुच्छेद 12 से 24 तक चर्चा कर चुके हैं, लेकिन एक बार मैं पुनः दोबारा बता दूं कि मौलिक अधिकार भारत के संविधान में भाग 3 अनुच्छेद 12 to 35 में वर्णित है। यह अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। प्रारंभ में मूल रूप से भारत के संविधान में 7 मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। इस प्रकार वर्तमान में मात्र 6 मौलिक अधिकार है भारत के संविधान में। जो पहला समता का अधिकार 14 से 18 अनुच्छेद में है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 to 22 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो 23 to 24 में है। और चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो 25 to 28 में है। और शिक्षा और संस्कृति का अधिकार जो 29-30 में है। और छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में वर्णित है। हम लोग आज चलते हैं महत्वपूर्ण रूप से जो मौलिक अधिकार के पार्ट 2 वीडियो में हम लोग आए हैं, और यहाँ हम लोग पार्ट 2 में महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आए हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो 25 to 28 में वर्णित है। इनके बारे में हम लोग बारीकी से जानने का कोशिश करेंगे, किस प्रकार से जनरल कंपटीशन में इवेंट भारत की बड़ा से बड़ा एग्जाम हो, किसी राज्य का पीसीएस एग्जाम हो, खास करके बिहार के छात्र में जैसे एसआई के एग्जाम में, विशेष रूप से हर एग्जाम में अभी प्रधान शिक्षक का भी बहाली होने वाला है, सचिवालय सहायक का बहाली है, उसमें भी पॉलिटी का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है, और उसमें भी मौलिक अधिकार का सबसे ज़्यादा। छात्रों में एक चीज़ बता दूं, अगर हम लोग अनुच्छेद को अच्छा तरीका से समझ के कंसेप्ट के साथ पढ़ लिए तो पॉलिटी का आधा काम पूरा हो जाता है। पीटी, मेंस, इंटरव्यू, हर जगह तक जो पूरा अनुच्छेद, क्योंकि सभी आदमी जानते हैं कि भारत के संविधान में अनुच्छेद काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हम लोग अभी फिर आगे बढ़ते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो 25 to 28 में वर्णित है, बहुत इम्पोर्टेंट धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें जो अनुच्छेद 25 है, हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। भारत के सभी नागरिक को अपने अंतःकरण से धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता होगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे देश में हर व्यक्ति को, हर नागरिक को ये अधिकार प्राप्त है कि अपने हिसाब से वो किसी धर्म को माने, उससे हमारे देश को कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमारे देश में सर्वधर्म समभाव की बात होती है, जो पंथ निरपेक्ष में प्रस्तावना में भी वर्णित है। कानून की नज़र में, सरकार की नज़र में जो धर्म है वो महत्वपूर्ण रूप से जो भारत के राष्ट्रीय पर्व है। इसके अलावा आप निजी जिंदगी में किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसका आचरण कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। इसमें ये क्वेश्चन, और इसको हम याद करते समय ऐसा नहीं कि हम पूरे पॉइंट के हिसाब से याद करें। हम लोगों के दिमाग में एक चीज आना चाहिए कि अंतःकरण जो मेन वाद है, अंतःकरण मतलब ये धर्म को आबाद रूप से मानने की स्वतंत्रता होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। और मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बता दूं, जो विभिन्न प्रकार से कई बार बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी बीपीएससी के द्वारा जो एग्जाम आयोजित होते, बीपीएससी के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है कि इसी के अंतर्गत सिख धर्म के लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट, जितना हम इसको इम्पोर्टेंट करेंगे कम होगा। सिख धर्म के लोगों को कृपाण रखने की,
सिख धर्म के लोगों को कृपाण रखने का अधिकार होगा। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि आर्टिकल 25 के द्वारा ही हर लोगों को मान्य है, लेकिन सिख धर्म के लोगों को कृपाण रखने का अधिकार दिया गया है। उसी आगे चर्चा करेंगे अनुच्छेद 26 में। अनुच्छेद 26 तो बहुत इंपॉर्टेंट रूप से जो काफी महत्वपूर्ण है, धार्मिक कार्यों की प्रबंधन की स्वतंत्रता। प्रबंध मतलब क्या? मैनेजमेंट। आपको अगर आप किसी भी धर्म को मानते हैं, अपना धर्म को आप प्रचार करते हैं, उनके लिए आप मैनेजमेंट कर सकते हैं, प्रबंध कर सकते हैं। उसके लिए भारत के संविधान आपको लिबर्टी प्रदान करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद 27 अनुच्छेद 27 में है धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता। मतलब धार्मिक रूप से टैक्स नहीं लगेगा, ये भारत के संविधान आपको आज़ादी प्रदान करता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो अगर हम लोग इस मैटर में जब चर्चा करते हैं, अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। यानी भारत के अंतर्गत किसी भी राज्य में जो शिक्षण संस्थान है, कहीं भी उसमें धार्मिक गतिविधि से जुड़ा हुआ बात को बढ़ावा नहीं दिया गया। आप अपने मनपसंद से निजी जिंदगी में किसी का कहाँ पर आपको धार्मिक शिक्षा की बात करना है, नहीं करना है, ये बात इसमें इंडिकेट किया गया है। आपको मानना है कि खास करके किसी सरकार के द्वारा पोषित या सरकारी संस्थान है, वहाँ पर सभी धर्म बराबर है, इसीलिए धार्मिक शिक्षा को ज़्यादातर वहाँ तरजीह नहीं दिया गया है। साथियों, मैं एक चीज़ बता दूं, एक बार 25 टू 28 अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। लेकिन इसको समझने के लिए एक बार पुनः 25 में क्या है? अंतःकरण है कि अंतःकरण से धर्म को हम लोग मूल बात बार बार बोलते हैं। बाराती जब जाते हो, सब आदमी बाराती गए होंगे, बाराती में जो महत्व लड़का का है वही महत्व पॉलिटी में भारत के संविधान में अनुच्छेद का है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है, ये जान जाइए कि मतलब अगर अनुच्छेद हमको याद हो जाए, हम पहले भी बात को बोल चुके हैं। और सभी छात्र छात्राओं से मेरा अनुरोध है, निवेदन है, आप समझ के पढ़ें। अगर कहीं पर कोई दिक्कत होगा, हम लोग सिस्टमैटिक रूप से आगे भी हर टॉपिक का वीडियो लेके आएंगे, ताकि आपका कोई इंडियन पॉलिटी में या और भी जो महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है उसमें आपका बेस बने। अब देखिएगा मेरे दिमाग में क्या बोले, अंतःकरण। सिर्फ हमको दिमाग करें अनुच्छेद 25 अंतःकरण, और सब कुछ को हम कुछ देर के लिए छोड़ दें। इसी के अंतर्गत फिर 25 में ही क्या है? सिख धर्म के लोगों को कृपाण रखने की। बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं कहीं बात होगा कि अनुच्छेद 25(2) में, खास करके अनुच्छेद 25(2) में इसका वर्णन है। इसके बाद अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों की प्रबंधन मैनेजमेंट। आप मैनेजमेंट कर सकते हैं, अंतःकरण से प्रबंध कर सकते हैं। और जो 27 है धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता। मतलब क्या? आपको अगर आप अंतःकरण से धर्म को मानते हैं, इसके बाद धर्म का मैनेजमेंट करते हैं, प्रबंध करते हैं, इसके बाद उस पर जो पैसा कलेक्शन करते हैं, कोई चंदा देता है, जो हमको कर आता है, टैक्स आता है, जो पैसा आता है उस पर कोई कर नहीं लगेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर कोई टैक्स जो है खास करके नहीं लगेगा। मूल रूप से 27 कर, मूल यही इसका की पॉइंट कह सकते हैं हम। 27 कर इस हिसाब से 28 कुछ शिक्षण संस्थानों में, इसको हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा एक शॉर्टकट ट्रिक में, ताकि दिमाग पर सेट हो जाए। अंतः प्रबंध करो धार्मिक। 28 कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा। मतलब क्या? अंतः प्रबंध करो धार्मिक शिक्षा। अंतःकरण 26 में मैनेजमेंट, और 27 में धार्मिक कार्यों पर, धार्मिक जो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। और 28 में शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा की गतिविधि को विशेष रूप से बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। ये हुआ 25 टू 28 में जो हम लोग वर्णन किए, इसी के बारे में चर्चा किए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं
पांचवा जो मौलिक अधिकार है बहुत इंपॉर्टेंट है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 to 30 बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक हमारे देश में जो माइनॉरिटी है, अल्पसंख्यक वर्ग है, उनको सरकार के द्वारा यह अधिकार प्रदान किया जाता है कि वह अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति, भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा या हितों का संरक्षण, मतलब हर हमारे देश में अल्पसंख्यक वर्गों को ये अधिकार प्रदान किया जाता है कि आप अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा या हितों का संरक्षण करें। अब एक बात यहाँ से आता है, हम लोग 29 और 30 में यहाँ पर थोड़ा सा फंस जाता है। अनुच्छेद 30 के बारे में चर्चा कर रहे हैं हम लोग। 29 में क्या बोले, भाषा, संस्कृति का जो संरक्षण की बात चर्चा किए। अब अनुच्छेद 30 में क्या है, शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन, बहुत इंपॉर्टेंट। आप अगर भाषा, लिपि का संरक्षण कर लिए, हितों का, अब अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, अभी हमारे देश में बहुत सारा माइनॉरिटी कॉलेज खुलते हैं ट्रस्ट के द्वारा, उसे सरकार जो है मतलब जो उसका पंजीयन आसानी से हो जाता है। इसी अनुच्छेद के तहत शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने के अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का अधिकार। अब देखिएगा कि मतलब पहले क्या करेगा, भाषा 29 और 30 में ज़्यादातर स्टूडेंट फंस जाता है। यहाँ पर छात्रों एक बात को हम लोग बारीकी से समझेंगे। 29 भाषा, लिपि, जब भाषा, लिपि हमारे पास जब समझ डेवलप हो जाएगा तब ना हम किसी शिक्षण संस्थान का स्थापना करेंगे या उनका प्रशासन करेंगे। इसलिए हम लोगों के दिमाग में ये चीज़ इसी कड़ी में ये हुआ। फिर हम लोग अब अंतिम रूप से छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो भारत के संविधान में अनुच्छेद 32 में है। छात्रों मैं आपको यहाँ पर बता दूँ 32 to 35 में जो चर्चा है, लेकिन मूल रूप से 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और 32 के बाद जो है वो अनुच्छेद से ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। इसीलिए हम लोगों को जनरल कंपटीशन में खास करके एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हमको पता हो जाए कि क्या पढ़े और क्या नहीं पढ़े, हम लोगों का रिजल्ट होना प्रारंभ हो जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट, पढ़े लिखे होना जरूरी नहीं है, पढ़ते लिखते रहना जरूरी है। अनपढ़ वो नहीं है जो पढ़ना नहीं चाहता, अनपढ़ तो वो है जो सीखना नहीं चाहता। हम लोगों के अंदर में एक जोश और जज्बात बनी रहे। मैं आपको वादा करता हूँ अंतिम तक हम लोग पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, हर टॉपिक, ज्योग्राफी हो, साइंस में विभिन्न सेक्टर के साथ, करेंट विभिन्न समय के साथ चर्चा करेंगे। और आशा करते हैं हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं आपको समझ में आता होगा। अगर कोई दिक्कत होगा आप मुझे कमेंट करके भी बताएंगे, फिर उसका हम लोग समाधान भी करेंगे। तो आप देखेंगे 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, बहुत इंपॉर्टेंट। मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय जाने का अधिकार, यह अधिकार इतना इंपॉर्टेंट है संवैधानिक उपचारों के अधिकार में अनुच्छेद 32। अगर किसी आदमी का, भारत देश के अंतर्गत किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का अगर हनन हो रहा है, आप उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय या हाईकोर्ट जा सकते हैं। ये अनुच्छेद आपको अधिकार प्रदान करता है। इस तरह हम समझेंगे ताकि किसी तरह हमको ज़्यादा, अब देखिएगा साथियों अनुच्छेद में बहुत सारा ट्रिक भी काम नहीं करता है। अगर हम समझ के पढ़ ले तो फिर मेरे दिमाग में वो सेट हो जाता है। इसमें देखिएगा अब एक इम्पॉर्टेंट बात है, थोड़ा सा हम चर्चा करना छोड़ देते वहाँ पर, कि अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान का आत्मा कहा। बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत के संविधान का आत्मा जो इम्पोर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। भारत के संविधान का आत्मा किसको कहा जाता है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। अनुच्छेद 32 बहुत इंपॉर्टेंट। और एक चीज और समझने का, यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है, आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे देश में। अनुच्छेद 32
बहुत इंपॉर्टेंट। और एक चीज और समझने के, यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है, आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे देश में। एक सर्वोच्च न्यायालय है जो दिल्ली में है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता में 1774 ईस्वी में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था और उनके पहले मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे थी, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन बाद में नई दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना हुआ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय है। और अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है। उसी प्रकार से अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट को रीट जारी करने का अधिकार है। रीट एक प्रकार का आदेश होता है। हम लोग रीट के बारे में भी जस्ट आगे चर्चा कर रहे हैं कि मतलब जो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय जो रीट जारी करता है, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रीट जारी करता है। और साथियों मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये रीट से अधिकांश बच्चे का क्वेश्चन गलती होने की संभावना रहती है यहाँ से हम लोग। लेकिन आज हम लोग इस तरह इसको पढ़ेंगे कि आपका कभी भी किसी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन गलत होने की संभावना नहीं रहता है। चाहे भारत के बड़ा से बड़ा एग्जाम, अगर आप यूपीएससी का एग्जाम देते हो, बीपीएससी का एग्जाम देते हो और भी राज्य के पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम देते हो, तो पॉलिटी का अहम रोल होता है, क्योंकि हमारा देश संविधान के साथ चलता है। आशा करता है एक प्रशासक से उसको संविधान के बारे में जानकारी अनिवार्य रूप से हो। हम लोग जो चर्चा कर रहे थे 5 प्रकार का रीट, सर्वोच्च न्यायालय जो 5 प्रकार का रीट जारी करता है, उसमें पहला रीट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बहुत इंपॉर्टेंट, हेबियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसमें एक चीज जो काफी इंपॉर्टेंट है, बात अगर इसको आप पॉलिटी में पढ़ेंगे किसी भी किताब को, लगेगा कि आपको पूरा उलझा हुआ है और हम इसमें समझ नहीं पाते हैं। लेकिन यहाँ पर इसको तोड़ के इसका जो मूल बात हम पहले बता दिए कि बाराती जाने में सब आदमी बहुत अच्छा लगता होगा, लगन का सीजन रहता है, पढ़ाई छोड़ के चलो हम घूम आते हैं। उसी प्रकार से भारत के संविधान में जो कुछ मूल बात को आप देखिएगा, जो महत्वपूर्ण बात है उनको हम उसके की पॉइंट को पकड़ेंगे ताकि हमको आसानी से मेरे दिमाग पर सेट हो जाए। ऐसा नहीं कि पॉलिटी की किताब में सिस्टमैटिक 395 अनुच्छेद लिखा हुआ है पर हम लोग उनको पूरा एक तरफ से गिनती की तरह याद करना शुरू कर दे, ना याद हो पाएगा ना हमारा कंपटीशन का क्वेश्चन बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग आगे बढ़ते हैं कि मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण में इसका जो मीनिंग होता है, जो इसका अर्थ है, जो शाब्दिक अर्थ है, शरीर को प्रस्तुत करना, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब शरीर को प्रस्तुत करना। और एक चीज और मैं चर्चा यहाँ पर कर रहा हूँ, 24 घंटा के अंदर अगर आप कोई भी अपराध करते हैं, कानून को तोड़ते हैं, अगर आपको प्रशासन गिरफ्तार करता है, आपको सशरीर चाहिए। अगर आप कानून को तोड़े हैं, किसी केस में फंसे हुए हैं और आप प्रशासन के गिरफ्त से बाहर हैं, तो क्या करेगा, पुलिस वारंट जारी करता है और वारंट जारी करके किसी का घर को जो है कुर्की करके ले जाता है, तोड़ता है। लेकिन अगर आदमी को सशरीर प्राप्त कर लेता है तो उसका और सब कार्रवाई सब नहीं हो पाता है। इसीलिए यहाँ पर है कि शरीर को प्रस्तुत करना और 24 घंटा के अंदर, लेकिन 24 घंटा में वो समय नहीं है जो आपको ले जाने और जाने में, मान चलिए कोई भी थाना प्रभारी अगर आपको गिरफ्तार करता है तो 24 घंटा के अंदर उसे निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने उसे सशरीर लाना होगा, लेकिन उसमें ले जाने और जाने आने का समय नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे देश के हर नागरिक को जानना चाहिए। साथियों मैं ऐसे टॉपिक पर चर्चा कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ कंपटीशन के बच्चा, हर बच्चे को, हर लोगों को इसके बारे में जानकारी होना चाहिए कि हमारा देश संविधान से चलता है, नियम और कानून से चलता है। हमारे देश में नियम और कानून से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं है, कानून सबके लिए बराबर है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या बोले, शरीर को प्रस्तुत करना यानी 24 घंटा के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात था। थोड़ा तुम लोग अब 2 नंबर देखिएगा, परमादेश, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। परमादेश, पहला
हम लोग बंदी प्रत्यक्षीकरण में चर्चा की। दूसरा है परमादेश। परमादेश नामे से है, इसके टर्म से ही आप पकड़ लोगे। परमादेश हम आदेश देते हैं। परमादेश मतलब हम आदेश देते हैं। परमादेश मतलब हम आदेश देते हैं, इसी में छिपा हुआ इसका आंसर है। और आदेश किसको दे रहा है? सार्वजनिक अधिकारियों को। ये निजी व्यक्ति पर सार्वजनिक अधिकारियों, कोई व्यक्ति किसी जॉब में अधिकारी हैं, भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी पद पर बैठे हुए हैं, किसी पद पर कार्यरत हैं, अगर वो अपने कर्तव्यों को पालन करने के लिए उनको आदेश देता है सुप्रीम कोर्ट कि आपको जो पद मिला है उस हिसाब से आपको उनके जिम्मेदारी का निर्वहन करना ही पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ये परमादेश जारी करता है। इसीलिए कि हम आदेश देते हैं किसको? सार्वजनिक अधिकारियों को। सार्वजनिक अधिकारियों का मतलब हुआ जो सरकारी बॉडी हैं, जो किसी महत्वपूर्ण पद पर हमारे देश में या किसी राज्य में सुशोभित कर रहे हैं, उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। दो बात, पहला में भी दो ही बात बोले थे, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कम है लेकिन वो इंपॉर्टेंट है। शरीर को प्रस्तुत करना बंदी प्रत्यक्षीकरण में, और कितना देर? 24 घंटा के अंदर प्रस्तुत करना है। इसके बाद हम आदेश देते हैं परमादेश। किसको आदेश? जो सरकारी बॉडी है। अभी आम आदमी को सरकार आदेश देंगे, हो सके वो माने में, लेकिन जो सरकारी बॉडी है, जो सरकार के कर्मचारी हैं, उनको तो पालन करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम आप जो जॉब कर रहे हैं, जो आदमी जो सरकार के नियम और कानून को मानने उसका कर्तव्य बनता है। और आगे देखिएगा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है तीसरा, प्रतिषेध। नामे देखिएगा प्रतिषेध। प्रतिषेध को हम लोग कह सकते हैं, का शाब्दिक अर्थ है रोकना। क्या बोले? रोकना। प्रतिषेध का मतलब क्या होता है? रोकना। इनके दिमाग में तीर हम लोग बैठाएंगे पांचों रीट को। प्रतिषेध मतलब रोकना। इसको उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय जो है रोकना, उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय को। अब देखिएगा उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय को और उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय को। अगर कोई ऐसा कार्य कर रहा है, प्रतिषेध सुप्रीम कोर्ट कर रहा है माननीय उच्च न्यायालय को, आपको ये काम नहीं करना है, और उच्च न्यायालय अपने से अंदर अधीनस्थ न्यायालय है, उनको ये इंडिकेट करता है कि मतलब जो है आपको ऐसा काम नहीं करना है, ये आपके क्षेत्राधिकार में नहीं है। यहाँ बात होती है रोकना। इसीलिए उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय को और उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय को। प्रतिषेध इसमें कोई ज्यादा नहीं। प्रतिषेध का मतलब रोकना। किसको? उच्चतम न्यायालय कह रहा उच्च न्यायालय को ये आपका क्षेत्राधिकार में ये काम नहीं है, और उच्च न्यायालय कह रहा अधीनस्थ न्यायालय को। इसी में बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसको कह रहा अपने हाँ अपने न्याय क्षेत्र, अपने अपने न्याय क्षेत्र से उच्च न्यायिक कार्यों को कराने से रोकने के लिए। क्या बोले थे? वो प्रतिषेध मतलब रोकना। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय को और उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय को ये कह रहा है कि मतलब अपने न्याय क्षेत्र से उच्च न्यायिक कार्यों को करने से रोकना। मतलब आप ये काम नहीं कर सकते हैं, ये काम आपके क्षेत्राधिकार में नहीं है, इस काम को आप नहीं कीजिए। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, चौथा रीट है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण के बारे में, इसको एक इसका मीनिंग होता है प्रमाणित करना या सूचना देना। परमादेश ये उत्प्रेषण प्रमाणित करना या सूचित करना। अब वहां पर क्या कह रहा था कि मतलब अब यहाँ पर ये उत्प्रेषण में क्या कर रहा है कि प्रमाणित करना या सूचना देना कि लंबित मामले के हस्तांतरण से सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है अपने से जो नीचे के न्यायालय है कि आपके पास जो लंबित मामला है आप उनको ऊपर के लिए हस्तांतरण कर दे, भेज दें। इसीलिए ये खास उत्प्रेषण का मतलब क्या? प्रमाणित करना या सूचना देना। आपको हम सूचित कर रहे हैं कि आप ये मामला आपके पास लंबित पड़ा हुआ है, आप ऊपर की ओर इसे भेज दें। इसका यही मीनिंग होता है।
अब देखिएगा पांचवा, अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा में नामे से इसमें आंसर छिपा हुआ है। अधिकार परीक्षा किसी प्राधिकृत या वारंट के द्वारा, का मतलब होता है किसी प्राधिकृत या वारंट के द्वारा जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का अधिकार उसे नहीं है। कह रहा है अधिकार परीक्षा मतलब आप जो काम कर रहे हो ये काम करने का अधिकार आपके पास नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आपको ऐसा काम नहीं करना चाहिए। अधिकार परीक्षा जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का अधिकार उसे नहीं है। इस दृष्टि से इस प्रकार से हम लोग पांचों रीड को चर्चा किए। आप अच्छा तरीका से रीड को समझेंगे और अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। एक बार दो बार वीडियो को भी देखकर समझने का प्रयास करेंगे और धीरे धीरे अपने दिमाग में इसके कीवर्ड को, की पॉइंट को हम सेट कर लेंगे। इम्पोर्टेंट टॉपिक इसी में चर्चा करना चाहते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट बिहार में दरोगा के मेंस में ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। हर जगह बड़ा से बड़ा, इसमें बहुत सारे छात्र छात्राएं जो है इसमें गलती कर बैठते हैं इस क्वेश्चन को समझने में। अनुच्छेद को तो हम रट लिए, यहाँ पर दो वर्ड जो हम लोग चर्चा करेंगे कि मतलब केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार, यहाँ पर चर्चा है नागरिकों का और नागरिकों एवं विदेशियों को प्राप्त अधिकार, नागरिकों एवं विदेशियों को। हम यहाँ पर दो बात आपको बारीकी से समझा दें, नागरिक किसको कहते हैं और व्यक्ति किसको कहते हैं। नागरिक मतलब हमारे देश का वासी जिसको नागरिकता हमारे देश में प्राप्त है उसको हम लोग क्या कहते हैं, नागरिक। हमारे देश के नागरिक को ही आप विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, विभिन्न राज्य की पंचायती राज व्यवस्था के चुनाव में भी आप वोट डालते हैं, आपको नागरिकता प्राप्त है। और व्यक्ति का मतलब होता है कि किसी भी देश का कोई भी लोग आगे वो व्यक्ति हुआ, और नागरिक जो हमारे देश के वासी हैं जो इस देश में नागरिकता प्राप्त है ये हुआ था। अब कौन सा मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार आप कल भी हम लोग चर्चा किए थे कि मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का मेघना काटा कहा जाता है। ये व्यक्ति को भी प्राप्त है और नागरिक को भी प्राप्त है। लेकिन हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट कुछ अनुच्छेद को चर्चा कर रहे हैं कि कौन अनुच्छेद, कौन सा मौलिक अधिकार केवल नागरिक को प्राप्त है, और नागरिक को सभी मौलिक अधिकार प्राप्त है, लेकिन कुछ अधिकार है जो विदेशी व्यक्तियों को, और इसमें एक बात है शत्रु देशों के लोगों को छोड़कर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, शत्रु देशों के लोगों को छोड़कर चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पे इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग चर्चा करते हैं भारतीय नागरिक को प्राप्त मूल अधिकार। भारतीय नागरिक को जो प्राप्त है मूल अधिकार, जो मूल रूप से ना, और अनुच्छेद 15 हम लोग कल चर्चा किए थे। धर्म, मूल, वर्ण, लिंग, जाति के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का विभेद नहीं किया, यानी ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। दुनिया के देश के लिए ये धर्म जाति से मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे देश में SC, ST, OBC, अभी बिहार में ABC, विभिन्न राज्य में इस प्रकार से रहता था। इसमें किसी प्रकार का विभेद नहीं किया जाएगा, जो ये केवल नागरिकों को प्राप्त है। अनुच्छेद 16, हमारे देश में अगर कोई भी विज्ञापन निकलता है, हमारे देश के नागरिक को फॉर्म भरने का अधिकार है। आप अगर उस योग्यता को पूरा कर रहे हैं, आप भारत देश के किसी भी एग्जाम में फॉर्म भर सकते हैं। खास करके जो भारत सरकार के द्वारा कोई विज्ञापन निकलता है, फिर अलग अलग राज्य के अपना अपना कुछ क्राइटेरिया होता है जिनको पूरा करना होता है। तो मतलब ये अनुच्छेद 16 ये विदेशी लोगों को नहीं है। हम दुनिया के देश से आए और यहाँ पर UPSC के एग्जाम दे दिए और हम जिलाधिकारी बन गए, हम SP बन गए, DM बन गए, ये बात नहीं चलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ से 16, 19 बोलने का अधिकार, राइट टू स्पीच, हम लोग कल चर्चा किए थे। इसके अधीन अनुच्छेद 19 अधिकारों की गारंटी देती है। तो 19 बोलने का अधिकार। आप एक चीज में छोटा सा बात बता दूं, आपके घर में अगर कोई आदमी बोलता है, बार बार कहेगा तुम मेरे घर में हस्तक्षेप नहीं करो। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। जब आपका देश, आपका घर, इसमें कोई आदमी बाहर के लोग आएंगे तो वो गेस्ट है, अतिथि है। अतिथि जब अतिथि के रूप में ही रहते हैं तो उनका सत्कार, सेवा भाव ज़्यादा होता है हमारे समाज में। ये बात हम लोग
प्राचीन समय से ही देखते आ रहे हैं, अतिथि देवो भव इसको मानते हैं। और अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 हम लोग चर्चा किए थे। 29 में अल्पसंख्यक वर्गों की भाषा, संस्कृति, लिपि के संरक्षण, उसके हितों का संरक्षण की बात कहा गया था। ये भारतीय लोगों को, भारतीय अल्पसंख्यक का, दुनिया के देश का नहीं। और अनुच्छेद 30 जो अल्पसंख्यक है अपने मनपसंद के शिक्षण संस्थान का स्थापना कर सकता है, उसका प्रशासन कर सकता है, ये उनको अधिकार प्राप्त है। तो यानी कुल मिलाकर जो हम चर्चा किए, भारतीय नागरिकों, नागरिक मतलब जो हमारे देश के नागरिक हैं, जिसे यहाँ नागरिकता प्राप्त है, जो यहाँ के चुनाव में वोट डालते हैं, यहाँ स्थायी निवास करते हैं हमारे भारत देश में, तो उनके बारे में चर्चा किए। जो भारतीय नागरिक हैं उनको कौन सा बोले, 15, 16, 19 और हम लोग जब आगे बढ़े तो और क्या बोले, 29 और 30, 15, 16, 19, 29 और 30, ये खास करके भारतीय नागरिक को प्राप्त है। अब जो अनुच्छेद मौलिक अधिकार में है वो नागरिक को तो प्राप्त है ही, लेकिन विदेशियों लोगों को भी प्राप्त है। अनुच्छेद 14 हम लोग कल चर्चा किए थे इस पर। अनुच्छेद 14 विधि की नज़र में समान होगा और विधियों का समान संरक्षण होगा। आपके देश में, देश के कोई लोग आता है क्या उनके साथ आप बदसलूकी करोगे क्या? उसके लिए भी कानून है। आपको अधिकार नहीं है कि किसी देश के लोग अगर आवे उनके साथ हम छेड़खानी करें। मेरा जिम्मेदारी बनता है, वो भी व्यक्ति है, वो भी मानव है, उनके प्रति हम अच्छा आदर प्रेम का भाव रखें जो आपको भारत के संविधान लिबर्टी प्रदान करे। इसके बाद अनुच्छेद 20 बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 20 हम लोग चर्चा किए थे, अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। और एक बात और चर्चा किए थे, बस गिरफ्तारी और निरोध। पहले अगर गलती करोगे तब सजा मिलेगा, आप अगर कानून को तोड़ोगे आपको जो है उसका पनिशमेंट तो मिलेगा ही। यहाँ पर क्या है, अनुच्छेद 20 14 क्या बोले, विधि की नज़र में, मतलब विधि की नज़र में समान होगा और विधियों का समान संरक्षण हर व्यक्ति को ये प्राप्त है, व्यक्ति को प्राप्त है, चाहे भारत का नागरिक हो चाहे विदेशियों को, सबको ये प्राप्त है। अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21, इसमें 21 को अनुच्छेद 21 भी प्राप्त है और 21 भी प्राप्त है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, प्राण और मतलब आपके देश में कोई विदेशी लोग आए, क्या कीजिएगा, आप उनका हत्या कर दीजिएगा, आपको कानून कभी वैसा इजाजत नहीं देता है। और 21 को एजुकेशन प्राप्त करने का जो है जुड़ा हुआ, ये भी हर लोगों प्राप्त। आपके देश आया कोई पढ़ सकता है आपके स्कूल में, आप भारत देश के भी लोग जाके दुनिया के कई देश में, आप देखे होंगे हाल फिलहाल में यूक्रेन, रूस और यूक्रेन के बीच विवाद चल ही रहा है, और आप देखे होंगे भारत के खास करके बहुत सारे छात्राएं जो है वहाँ मेडिकल की तैयारी के लिए, MBBS डॉक्टर बनने के लिए वहाँ जाते हैं। जब फंस गए थे, भारत सरकार के मिशन गंगा, ऑपरेशन गंगा के द्वारा जो वहाँ से लाया भी गया, लाने का प्रयास जारी था, अभी भी लाया जा रहा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिएगा कहीं एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं कहीं भी, ये भी भारतीय लोगों को और विदेशी को भी प्राप्त है। अनुच्छेद 22 जो बहुत इंपॉर्टेंट, अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण बोले थे 20 और 22 गिरफ्तारी, मतलब क्या, अगर खास करके अनुच्छेद 22 वो भी प्राप्त है, अगर कोई भी आदमी गलती करता है उनका पनिशमेंट मिलेगा। यहाँ पर अगर अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यहाँ पर गिरफ्तारी और निरोध, ये 22 भी प्राप्त है। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम पर प्रतिषेध होगा, ये भी विदेशियों को भी प्राप्त है और भारतीय नागरिक को तो प्राप्त है ही। और 24 अनुच्छेद 24 चर्चा किए थे कि 14 वर्ष से कम उम्र के जो भी बालक है उनको कारखानों या विस्फोटक कार्य में नहीं लगाया जाएगा। अगर विदेशी लोगों के भी बच्चा आता है, ऐसा नहीं कि विदेशी लोग हैं हम इनको जो है कारखाने में लगा दिए, ऐसा नहीं है, उनका भी जीवन की रक्षा करना हम लोगों की जिम्मेदारी बनता है। वैसे भी भारत दुनिया में उदार प्रवृत्ति के रहे हैं, दुनिया में कभी भी अभी भी आप देखिएगा, हो सके कि हमारी अर्थव्यवस्था थोड़ा परेशानी के दौर से कोरोना काल में चल रहा है, लेकिन हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया के देशों को, चाहे दवाई की बात हो चाहे वैक्सीनेशन की बात हो, तो लोगों को मदद किया है। और ये प्राचीन समय से हमारे देश का ये विशेषता रही है कि अगर कोई विपत्ति में रहता तो उनका रक्षा करते हैं। जैसा कि हमारे देश के वर्तमान में जो प्राइम मिनिस्टर हैं
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर भी रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, विपत्ति में लोगों का हेल्प करना भी चाहिए। अनुच्छेद 24 जो 14 वर्ष से कम उम्र के ये भारतीय नागरिक को भी और विदेशी को भी प्राप्त है। अनुच्छेद 25/28 इसके बारे में विस्तार से हम लोग चर्चा किए कि भारत के लोग हो चाहे विदेशी लोग हो, 25 भारत के प्रत्येक लोगों को अपने अंतःकरण से धर्म को आबाद करने की, आचरण करने की स्वतंत्रता होगी। 26 में हम लोग चर्चा किए थे कि धार्मिक कार्यों की प्रबंधन की स्वतंत्रता आप मैनेजमेंट कर सकते हैं। 27 बोले थे करों मतलब धार्मिक कार्य पर जो है टैक्स नहीं लगेगा। 28 सरकार के द्वारा जो शिक्षण संस्थान है सरकार द्वारा पोषित या वित्त पोषित जो भी है उनमें धार्मिक शिक्षा को उपासना की बात नहीं की जाएगी, क्योंकि सरकार के लिए सभी धर्म के लोग बराबर हैं। अपनी निजी जिंदगी में जो धर्म को मानना है आप मान सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से हम लोग यहाँ तक जो कौन मौलिक अधिकार भारतीय नागरिक को है, कौन विदेशियों को है, यहाँ तक चर्चा किए। अब मौलिक अधिकार नेक्स्ट वीडियो हम लोग आगे नीति निर्देशक तत्व के बारे में आगे चर्चा करेंगे, फिर महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में चर्चा करेंगे। जय हिंद।